हे गाइज, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, स्टडी जुगाड़ की डेली करंट अफेयर जुगाड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 6 मई 2020 और हम आज की करंट अफेयर्स का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, कल के सबसे पहले प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तंबाकू पैकेटों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो देखिए, तंबाकू के जो पैकेट होते हैं उनके लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो इसका उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सी मिनिस्ट्री है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक। तो क्या नए संशोधन किए गए हैं? देखिए, मतलब नई गाइडलाइंस दी गई हैं। तो देखिए, ये एक नियमावली है 2008 की, जिसका नाम आप में देख सकते हैं, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2008। इसमें संशोधन किया गया है। और देखिए, पैकेट के ऊपर जो कुछ स्वास्थ्य चेतावनियां छपती है ना, वो नई जारी की गई हैं। कुछ नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई हैं। कब से लागू होंगी? 1 सितंबर 2020 से लागू होंगी, 12 महीनों के लिए। तो जान लेते हैं स्वास्थ्य चेतावनियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, ये स्वास्थ्य चेतावनी है। क्या स्वास्थ्य चेतावनी? देखिए, सबसे पहले तो आप ये दो फिगर देखिए। पहले भी तंबाकू के पैकेट पर हिंदी और इंग्लिश में कुछ पिक्चर्स छपी रहती थी, लेकिन अब उससे पहले से ज्यादा खतरनाक पिक्चरों को छापने का आदेश दिया गया है। ये देखिए, ये कैंसर की पिक्चर्स हैं। मुंह का कैंसर, तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, हिंदी में लिखा हुआ है। टैबेको कॉजेज पेनफुल डेथ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नीचे अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है। और ये दो तस्वीरें किस हिसाब से दी गई हैं? देखिए, अगर आप 1 सितंबर या इसके बाद तंबाकू को बनाते हैं तो उसके पैकेट पर ये पहली वाली इमेज होगी। हाँ, ये वाली पहली इमेज है। और अगर आप 1 सितंबर 2021 या उसके बाद पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर ये वाली नीचे वाली। ठीक। तो ये इस तरह से है। और देखिए, अब इसमें एक नई चीज और की गई है कि पहले जो जिम्मेदारी होती थी इन तंबाकू के पैकेटों पर इन चेतावनियों को छापने की, वह केवल निर्माता की होती थी। अब ना केवल निर्माता को, बल्कि जो उसकी आपूर्ति करता है, यानी जो सप्लायर है, जो उसका आयात करता है, जो इम्पोर्टर है, जो वितरण करता है, यानी कि जो नीचे के लेवल पर जाकर जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उन सबको इसमें शामिल किया गया है, चाहे वे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ठीक। और इन सभी जो लोग हैं, ये सारे जो लोग हैं, यहाँ तक कि जो सेल्समैन भी है, जो दुकानदार जो बेच रहा है, उसको भी, सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि तंबाकू के जो पैकेट्स हैं उन पर ये चेतावनी अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी रूप से छपी हुई होनी चाहिए। ठीक। और फिर ये नीचे कुछ चीजें हैं कि ये इसमें अगर इन रूल्स का फॉलो नहीं किया जाता है, इन रूल्स को, तो जुर्माना होगा और जेल भी जा मिल सकती है। तो इसके बाद चलिए आज से पहले प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, किस राज्य ने सर्वप्रथम शराब के ऊपर कोरोना सेस लगाया है? देखिए, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी समय से बात चल रही है ना। पहले उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है हरियाणा। देखिए, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कोरोना सेस लगाया है शराब के ऊपर। ठीक। अब मेन चीज़ आती है, देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश ने शराब को महंगा कर दिया, फिर उसके बाद दिल्ली ने उसके ऊपर कुछ फीस लगाई थी, अब ये हरियाणा ने किया है। तो आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं? देखिए, कोरोना के बाद से क्या है कि राज्यों की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। और राज्यों के लिए जो लिक्विड होता है, जो शराब होता है, उसके ऊपर जो उनको टैक्स मिलता है, वह उनके राजस्व का एक बड़ा भाग है, रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा भाग होता है। तो सभी राज्य चाहते हैं कि अधिकतम उनको राजस्व की प्राप्ति हो सके, ताकि जो अर्थव्यवस्था उनके राज्य की खराब हो गई है वह बेहतर हो सके। क्योंकि अगर आपके पास अर्थव्यवस्था में धन नहीं होगा, जब राज्य के पास रेवेन्यू नहीं होगा, तो वे जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे चला पाएंगे? तो अब हरियाणा राज्य ने कोरोना सेस लगाया है। देखिए, सेस में, टैक्स में, सरप्लस सरचार्ज में, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा ना अंतर होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी अलग वीडियो में। लेकिन अब ये देखिए कि जो हरियाणा ने ये जो कोरोना सेस लगाया है, इसकी दरें अलग अलग हैं शराब के प्रकार के आधार पर। यानी बियर के ऊपर कुछ और रेट है, वाइन के ऊपर कुछ और है, और उसमें भी कि देसी है या विदेशी है, उस हिसाब से इन्होंने अलग अलग दर रखे हैं। वो इतना जानना जरूरी नहीं है। इसके अलावा देखिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और भी राज्य कुछ कर रहे हैं। कल या परसों की हमने वीडियो में जाना था कि जो आंध्र प्रदेश है उसने 25% शराब को महंगा कर दिया था। लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने उसका रिव्यू किया है और उस 25% से बढ़ाकर उसको 75% कर दिया है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र क्या करेगा? अब एमआरपी के ऊपर 75% टैक्स लेगा, है ना। कैसा टैक्स लेगा ये? एक्सरसाइज ड्यूटी, रिटेल एक्सरसाइज ड्यूटी या रिटेल एक्सरसाइज टैक्स के नाम से इन्होंने इस टैक्स को नाम दिया है। इसके अलावा हमने दिल्ली का देखा था कि दिल्ली जो है वो एमआरपी के ऊपर 70% तक फीस लेगा। ठीक। इसके अलावा दिल्ली ने क्या किया है? दिल्ली ने पेट्रोल पे वैट बढ़ाया है। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स।
तो वैल्यू एडेड टैक्स इन्होंने बढ़ाया है दिल्ली ने, और ये सारे प्रयास हो रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके, अधिकतम टैक्स की हम प्राप्ति कर सकें। अब देखिए शराब के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ही टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? खाने पीने की चीज़ें तो महंगी नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। उसकी वजह है, देखिए सरकार समझती है कि पेट्रोल का जो उपभोग कर रहा है या शराब का जो उपभोग कर रहा है, तो वो एक लग्जरी है, एक लग्जरी लाइफ वो जी रहा है ना, तो उसके ऊपर वह टैक्स लगाया जाता है। या लग्जरी है या फिर इनका बैड इफेक्ट समाज के ऊपर पड़ता है, क्योंकि देखिए पेट्रोल भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करता है, शराब तो स्वास्थ्य को खराब करता ही करता है। इसके अलावा देखिए कुछ और जो चीज़ें इसी परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं, जैसे कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने एक और चीज़ की है, आंध्र प्रदेश ने एक और कार्य किया है कोरोना के तत्वावधान में ही, कि जो मछुआरे हैं, तो मछुआरों के जो परिवार हैं, तो प्रति परिवार इन्होंने घोषणा की है कि हम 10,000 रुपये देंगे। ठीक, 10,000 रुपये ये आंध्र प्रदेश देने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने जान लिया है, और देखिए अब ना लगातार अपडेट्स आ रही हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो कोशिश करेंगे कि इन सबको एक ही प्रश्न देकर और उसी में सभी को समेट लिया करें कि किसने टैक्स लगाया है, किसने घटाया है, किसने क्या किया है, ठीक, बढ़ाया है, घटाया है, जो भी चीज़ें की गई हैं, या फिर किसी ने कुछ जन कल्याणकारी कार्य किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं, चूंकि हरियाणा ने टैक्स बढ़ाया है। तो देखिए हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब देखिए चंडीगढ़ के बारे में, इसकी विशेष स्थिति को देखिए आप मैप में। चंडीगढ़ कहाँ है? यहाँ है, ठीक, पंजाब के बॉर्डर पर है और हरियाणा में भी है, और देखिए हिमाचल प्रदेश से बहुत नजदीक है। इस समय चंडीगढ़ की विशेष स्थिति है कि चंडीगढ़ एक तो अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अलावा चंडीगढ़ जो है वह हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। देखिए हरियाणा और पंजाब के बीच में विवाद है कि चंडीगढ़ आखिर किसके हिस्से में जाना चाहिए, और इसी वजह से ये दोनों की ही राजधानी बनी हुई है, और चंडीगढ़ अपनी यूनियन टेरिटरी की भी राजधानी है, इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की एक वजह है कि दो राज्यों में इसको लेकर विवाद है। पहले हिमाचल भी इसमें शामिल था, अब हिमाचल इसमें शामिल नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन समुद्र सेतु का क्या उद्देश्य है? तो उत्तर दीजिए आप। देखिए आप ना क्या 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 कीजिए कि जब मैं प्रश्न आपको देता हूं तो आप वीडियो पॉज कर लिया करें, और वीडियो पॉज करने के बाद उसका उत्तर आप अपना डिसाइड कर लिया करें, और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप उत्तर देख सकते हैं। इससे आपको भी लाभ होगा। आपका उत्तर गलत है तो आपको पता लग जाएगा, सही है तो आपको पता लग जाएगा। और देखिए पीडीएफ की आप चिंता ना क्या करें, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, यह किया गया है कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 के कारण दुनिया रुक सी गई है, और जो जहां था वहीं फंस गया है। बहुत सारे हमारे जो श्रमिक थे वह देश के विभिन्न राज्यों में फंस गए थे। अब बहुत सारे जो हमारे भारतीय हैं वो विदेशों में जाकर फंस गए हैं। तो अब उनको निकालने के लिए जो भारतीय नौसेना है उसने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। और इस समुद्र सेतु में क्या हुआ है, देखिए अब पहले कुछ जहाज गए हैं जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और मॉरिशस में गए हैं। कौन से जहाज गए हैं ये जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तो बहुत सारे जहाज और भी जगह हो सकता है जाएंगे, है ना। तो सारे जहाज तो हमें याद नहीं रखने और पूछने की संभावना भी नहीं है। बस हाँ, आपको यह याद रखना है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ठीक, अब उसके अलावा देखिए हाल ही में किस नोबेल विजेता अर्थशास्त्री ने राहुल गांधी के साथ कोविड-19 से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा की? तो देखिए एक हमारे प्रख्यात, देखिए यह प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए राहुल गांधी वैसे विपक्ष के नेता है, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष नहीं है लेकिन विपक्ष के नेता है, विपक्षी पार्टी के नेता है। क्योंकि बात चल रही है नोबेल विजेता अर्थशास्त्री की। देखिए भारत में नोबेल विजेता अर्थशास्त्री केवल दो ही हैं जो भारतीय हैं, एक तो अभिजीत बनर्जी हैं और एक अमर्त्य सेन है। तो जब इनके बारे में कुछ बात आ जाती है तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके अलावा बात जो की गई है कि कोविड-19 से भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से प्रभावित हुई है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए ये जिनसे राहुल गांधी जी ने बात की थी वे थे अभिजीत बनर्जी। और अभिजीत बनर्जी के बारे में अगर हम जाने तो अभिजीत बनर्जी के देखिए महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, और भारत में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय और जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई की अपनी। उसके बाद ये हार्वर्ड चले गए, और फिर वहां जाकर इन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की, और अब ये अमेरिकी नागरिक है, इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। और 2019 का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब का मिला था? 2019 का पुरस्कार। ठीक, तो कब कब के नोबेल विजेता हैं ये हैं 2019 के। ठीक, कौन है? अभिजीत बनर्जी। अब इन्होंने क्या सजेशन दिए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर? तो देखिए सबसे पहले जो इन्होंने एक सलाह दी है कि भाई जो भारत के लोग हैं अब उनके हाथ में पैसे की कमी हो गई, क्योंकि बहुत समय से अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही है।
लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो हाथ में पैसे की तंगी आ गई है। और उसके अलावा क्योंकि खर्चा भी तो हुआ है ना, खाने पर पीने पर तो खर्चा होना ही था और आमदनी रुक गई थी। तो लोगों के हाथ में पैसा दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, पैसा मिलने से डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ेगी तो मांग को सप्लाई देने के लिए मजबूरन हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। जब मांग मांग होगी तो सप्लाई भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो कंपनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो सप्लाई बढ़ाएंगी तो सप्लाई से क्या होता है, सप्लाई से देखिए रोजगार मिलते हैं। कैसे, किसी कंपनी को मान के चलिए कि कुछ नई सर्फ के पैकेट बनानी है, तो लोग लगेंगे ना, तो जो लोग लगेंगे वो रोजगार उनको मिलेगा। ठीक, तो मांग से रोजगार बढ़ेगा। सबसे पहले तो इन्होंने ये सलाह दी है। फिर उसके अलावा इन्होंने जो अगली सलाह दी है वह ये दी है कि कुछ अस्थायी राशन कार्ड बांटे जाने चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। उसके अलावा श्रमिकों के ऊपर और एमएसएमईज के ऊपर, यानी जो हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मिनी जो एंटरप्राइजेज होती हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। क्योंकि देखिए वही जो अर्थव्यवस्था, सॉरी, जो ये एमएसएमई जो सेक्टर है, ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, और अगर इसके ऊपर हम ध्यान देंगे, अगर यह सद गया तो सभी सद जाएंगे। एक श्लोक है ना, एक है साधे सब सदे, सब सदे सब साधे सब जाए। तो अगर सभी को साधने की कोशिश करेंगे, सभी को, तो कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन अगर एक को साधेंगे तो बहुत कुछ बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य ने बीमार या 5 वर्ष से छोटे बच्चों के पिता पुलिस कर्मियों को कोविड-19 की फ्रंटलाइन ड्यूटी से हटाने का निर्णय लिया है? देखिए, पुलिसकर्मी या तो बीमार है या 5 वर्ष से छोटे बच्चे का पिता है, तो उसको फ्रंट लाइन की कोरोना ड्यूटी नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया है पंजाब सरकार ने। ठीक, पंजाब राज्य ने यह निर्णय लिया है, और जाहिर सी बात है कि पुलिसकर्मियों के परिवार के लिए और पुलिसकर्मियों के स्वयं के और उनके परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि अगर कोई बीमार है तो वह ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड-19 से प्रभावित होने के लिए, या 5 वर्ष से उसका छोटा बच्चा है तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, कि सुभेद है प्रभावित होने के लिए कोरोना से। ठीक, तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। देखिए अभी हमने देखा था पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ के बारे में हम देख ही चुके हैं, अभी अभी हमने बात की थी पीछे कि पंजाब चंडीगढ़ की भी राजधानी है, सॉरी, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। इसके अलावा चंडीगढ़ अपने आप में एक यूटी भी है। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए किस देश ने किस देश ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को युद्ध पदक यानी कि वॉर मेडल प्रदान किया है? अब देखिए वैसे तो किंग जोंग उन जो थे, ये काफी समय से चर्चा में भी चल रहे थे ना, ये काफी समय से चर्चा में थे, क्योंकि इनको लेकर कुछ खबरें चल रही थी कि जिंदा हैं या मर गए हैं, तो वह मीडिया की जो खबरें थी वह चल रही थी। और अब लेकिन एक खबर आई है कि रूस ने युद्ध पदक प्रदान किया है किंग जोंग उनको। किस खुशी में प्रदान किया है किंग जोंग उनको युद्ध पदक? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 को हो गए हैं 75 साल। कैसे 75 साल हो गए हैं? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था देखिए 1939 से लेके 1945 के बीच, तो अब इसको 75 साल हो गए हैं ना, तो इसकी 75वीं वर्षगांठ है। तो 75वीं वर्षगांठ पर रूस ने ये जो अवार्ड दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि देखिए जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब दुनिया के बहुत सारे फ्रंट्स पर लड़ाइयाँ हुई थी, और जब लड़ाइयाँ हुई थी तो कुछ रूस के जो सैनिक थे वह कोरिया भी गए थे, और कोरिया जाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो किंग जोंग उन हैं, उन्होंने उन जो सैनिक थे, जो रूस के सैनिक थे जो कोरिया में मारे गए थे, उनकी यादों को संरक्षित रखा है, तो इनके लिए इनको स्मारक युद्ध पदक दिया गया है। स्मारक युद्ध पदक दिया गया है, और बाकी आपको यहाँ किंग जोंग उन दिख ही रहे हैं, एक क्यूट सा बंदा, थोड़े मोटे से दिख रहे हैं आपको, और दिखने में क्यूट हैं, लेकिन इनके जो वैसे तानाशाह हैं। ठीक, और अब रूस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रूस ने पुरस्कार दिया है। देखिए रूस सबसे पहले तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाएगी तो सबसे बड़ा देश है। और इसका देखिए पड़ोसी, कौन सा पड़ोसी? हमारा भी पड़ोसी है, चाइना। यह जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा चाइना में रहती है, लेकिन सबसे बड़ा जो एरिया है वह रूस के पास है। राजधानी क्या है रूस की? मॉस्को है। झंडा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनका चिन्ह देख रहे हैं आप, राजकीय। उसके अलावा राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा है रूबल ना, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए रूस की कहाँ है मॉस्को? देखिए मॉस्को ये रही, ये रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये जो है ये मॉस्को शहर है, और ये मॉस्को शहर है। और ये देखिएगा आपकी, ये जो रूस है ये 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, यानी कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस तरफ एशिया है, यानी राइट साइड जो है ये हमारा, ये इधर एशिया है, ये एशिया है, और जो इधर का हिस्सा है इसका, ये यूरोप में आता है। तो रूस की जो ज़्यादातर जनसंख्या रहती है वह यूरोप की तरफ रहती है, क्योंकि देखिए जो रूस का यूरोप का जो हिस्सा है वह बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है, जबकि जो थोड़ा
एशिया वाला हिस्सा है वह कम डेवलप है, वहाँ खेती किसानी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर जो जनसंख्या रहती है वह मॉस्को और पश्चिमी यूरोप में रहती है। ठीक एशिया वाले हिस्से में थोड़े कम लोग रहते हैं। बाकी आप यहाँ रूस को देख पा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और ये आर्कटिक ओशियन से देखिए ऊपर है, ये लगा हुआ है। और इसके अलावा देखिए यहाँ बेरिंग सागर है। ठीक, और इसके अगर हम इस ओर जाएंगे ना, जैसे अब ये ग्लोब है तो ग्लोब में दूसरी ओर जब घूम कर चले जाएंगे तो वहाँ पे यूएसए शुरू हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रूस के और ज़्यादा पूर्व में अगर हम जाएंगे तो अमेरिका कैसे आ गया, तो अमेरिका आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, पैसिफिक यहाँ से पार करेंगे हम, यानी प्रशांत महासागर, तो वहाँ अमेरिका आ जाएगा। और उसके अलावा आप सीमाएं देख लीजिए किस किस देशों से लगती हैं। कजाकिस्तान से, मंगोलिया से, रूस सॉरी चाइना से और काफ़ी सारे देशों से लगती हैं। तो एक बार मैप को आप थोड़ा ध्यान से देख लिया कीजिए। और अगला प्रश्न है हमारा कि किस उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट ने राज्य की दो राजधानियों को बनाए रखने या हटाने के केस में केंद्र सरकार को अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा है। यानी कि देखिए ये जो जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में क्या है कि देखिए जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक कश्मीर है और एक जम्मू है। अब उसको लेकर कुछ केस चल रहा था हाईकोर्ट में कि भाई इन दो राजधानियों को हटाकर एक किया जाए क्योंकि खर्चा बहुत होता है। तो उसके लिए हाईकोर्ट ने बोला है कि देखिए ये हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है ना, और ये जो फैसला है वह केंद्र सरकार ही ले, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अगर केंद्र सरकार ये फैसला लेती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इन्होंने इस केस में फैसला दिया है। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का फैसला है कि जम्मू कश्मीर की जो दो राजधानी है, उसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसकी दो राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानियां हैं। देखिए सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर का देखिए आप, कहाँ है दो राजधानियां, देखिए जम्मू आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जम्मू है और ये श्रीनगर है। सॉरी कश्मीर बोल गया था मैं, एक श्रीनगर है एक जम्मू है। तो जम्मू जो रहती है वह सर्दियों में रहती है, सॉरी जम्मू जो रहती है वह सर्दियों में रहती है और श्रीनगर गर्मियों में रहती है। क्योंकि श्रीनगर थोड़ा ठंडा इलाका है तो गर्मियों में श्रीनगर रहेगी, और जम्मू थोड़ा सा गर्म इलाका है तो सर्दियों में जम्मू में आ जाएंगे ये लोग, क्योंकि जम्मू श्रीनगर में सर्दियाँ बहुत खतरनाक पड़ेंगी। उसके अलावा देखिए राज्य जो था जम्मू एवं कश्मीर, जिसको दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, हमने पहले की वीडियो में भी देखा था। यह एक यूनियन टेरिटरी है, जहाँ आपको कुछ जिले दिख रहे हैं, यह है जम्मू एवं कश्मीर और यह है लद्दाख। ठीक, और उसके अलावा देखिए सीमाएं कहाँ कहाँ से लग रही है, पाकिस्तान से लग रही है। देखिए जम्मू कश्मीर की सीमा पंजाब से भी लगती है। देखिए आप यहाँ देखिए कठुआ, कठुआ की सीमा पंजाब से भी लगती है। तो ये आपको याद रखना है, बड़े मैप में दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पता नहीं चलेगा आपको पंजाब से लगता होगा या नहीं लगता होगा, लेकिन हाँ उससे लगता है। हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती ही है। ठीक, उसके अलावा पाकिस्तान से लगती है। ये जो कुछ इलाका है जो हमारा जो पीओके ने ऑक्यूपाई कर रखा है, खासकर मीरपुर, पुंछ और मुजफ्फरनगर वाले, मुजफ्फराबाद वाले जिले। ठीक, उसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानियां हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां जो हैं ये 1872 से ही है। देखिए अंग्रेजों को तो ऐसा शौक ही था ना, क्योंकि थोड़े से अलग तरह के प्रदेश से आए थे ना, तो भारत में रह नहीं सकते थे बहुत आसानी से। तो उन्होंने पहले दो राजधानियां देश की भी बनाई थी, शिमला और नई दिल्ली। सर्दियों में रहते थे दिल्ली में, गर्मियां जब पड़ती थी तो शिमला चले जाते थे। ठीक, अब जम्मू हिमाचल प्रदेश ने भी 2017 में इसी चीज़ को फॉलो किया है। इन्होंने भी दो राजधानियां बना ली हैं वही सर्दी गर्मी के हिसाब से। तो भाई एक तो इनकी राजधानी शिमला हो जाएगी, ठीक, और दूसरी इन्होंने जो अपनी राजधानी रखी है उसको बनाया है धर्मशाला। ठीक, तो ये इनकी दो राजधानियां हैं और ये भी सर्दी गर्मी के हिसाब से स्विच कर लेंगे। तो अभी प्रेजेंट में दो ऐसे राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ एक से ज़्यादा राजधानी है। उसके अलावा देखिए जो आंध्र प्रदेश है, हम उस दिन बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में से एक राज्य अलग हो गया था, कुछ हिस्सा उसका, और उसको बना दिया गया था तेलंगाना। आप मैप देखिएगा, मैप देखिएगा इसका, मैंने मैप नहीं रखा है लेकिन आप अपनी मैप में देखिएगा या सर्च करके देखिएगा। तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना के अंदर आता है हैदराबाद जिला। तो ये कब विभाजन हुआ था, ये 2014 में हुआ था। ठीक, अब जब हैदराबाद यहाँ तेलंगाना में आता है तो आंध्र की राजधानी कैसे रह जाएगा, नहीं रह सकता। तो इसलिए आंध्र प्रदेश को 10 साल के लिए कहा गया था कि भाई 10 साल तक हैदराबाद आपकी राजधानी रहेगी, उसके बाद आप एक नया शहर बसाइए। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने राजधानी के लिए अमरावती का चयन किया था कि अमरावती नाम की राजधानी बसाएंगे। हालांकि हालांकि कुछ जब मुख्यमंत्री जब बदल गए तो कुछ क्या कहते हैं पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से उन्होंने कहा कि हम 3 राजधानियां बनाएंगे। तो 3 राजधानियों को लेकर भी चर्चा चल रही है कि 3 राजधानी कौन कौन सी होंगी। विशाखापट्टनम हो सकती है या अमरावती हो सकती है या कोई और हो सकती है। बीच बीच में और भी नाम आए थे, विजयवाड़ा, गुंटूर वगैरह के। तो 3 राजधानियों को लेकर चर्चा चल रही है। तो ऐसा पहली बार अगर हो सकता है कि जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा कि किसी राज्य की 3 राजधानियां भी होंगी ना, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अभी प्रेजेंट में तो देखिए 2024 तक का समय है, तो कुछ जगह पे आपको अमरावती देखने को मिल जाएगा, कुछ हैदराबाद देखने को मिल जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस देश ने द लॉन्ग मार्च 5B नाम के रॉकेट तथा प्रोटोटाइप स्पेसशिप का परीक्षण किया है? तो देखिए रॉकेट का नाम क्या है, द लॉन्ग मार्च 5B,
और स्पेसशिप का भी एक प्रोटोटाइप स्पेसशिप। प्रोटोटाइप क्या होती है? देखिए, सबसे पहले देश है चीन। चीन ने क्या है? प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप का मतलब होता है, देखिए, मॉडल। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ बनानी है ना, आपको मानिए सपोज कीजिए कि ये एक घर बनाना है ना, या आपको एक घर बनाना है, तो उस घर का आपने पहले एक छोटा सा मॉडल बना लिया, ताकि आपको उसके फीचर समझने में आसानी हो, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इस तरह से ना। फिर बाद में जो प्रोटोटाइप अच्छा काम करेगा तो इसको बना लेंगे। क्या फ़ायदा होता है? कम संसाधन लगते हैं, कम रिसोर्सेस लगते हैं। बड़ा घर बनाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ज़्यादा मटेरियल लगेगा। छोटे घर में उतना नहीं लगेगा। ये छोटा मॉडल आपने बना लिया। अब तो प्रोटोटाइप डिजिटल भी बनने लगे हैं ना, कि आप अपने कंप्यूटर पर ही देख सकते हैं सब कुछ चीज़ें। ठीक। तो प्रोटोटाइप स्पेसशिप का इन्होंने परीक्षण किया है, और द लॉन्ग मार्च 5B नाम के रॉकेट का परीक्षण किया है। देखिए, द लॉन्ग मार्च जो है, ये रूस की रॉकेट सीरीज है, ठीक है। और इसमें ये जो 5B है, ये इनका अब एक नया रॉकेट है, इसका परीक्षण किया गया है। क्यों किया गया है? चीन को क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, स्पेसशिप के लिए खासकर। देखिए, जो चीन है, चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है कि 2022 तक वह अपना एक स्पेस स्टेशन स्थापित कर ले। स्पेस स्टेशन का इन्होंने नाम भी सोच रखा है। क्या नाम होगा? टियांगयोंग। ठीक है, तो टियांगयोंग नाम का स्पेस स्टेशन यह स्थापित करना चाहते हैं। और उसके अलावा ये चाहते हैं कि हम चंद्रमा तक भी अपने मानव को भेज दें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने इस रॉकेट का और स्पेसशिप का परीक्षण किया है, और सफल परीक्षण हुआ था। उससे पहले द लॉन्ग मार्च के कुछ परीक्षण पहले भूतकाल में फेल हो चुके थे। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। वैसे हमने कल परसों की वीडियो में भी देखा था। झंडा देख लीजिए आप, और चिन्ह देख लीजिए। राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, मुद्रा है रेनमिनबी, और युआन, पॉपुलर भाषा में युआन बोलते हैं, ऑफिशियल नाम रेनमिनबी है। देखिए, अब किस भारतीय को फोटोग्राफी का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए, मुख्तार खान, यासीन डार, मुख्तार खान। अरे, ये 2 बार मुख्तार खान लिख गया। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको तीसरा नाम पीडीएफ में लिखकर बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं याद है। तो मुख्तार खान, यासीन डार और मुख्तार खान, ठीक है ना। तो 3 लोग हैं, तीनों को ये मिला हुआ है। तो ये 3 लोग हैं जिनको ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और क्या है पुलित्जर पुरस्कार, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जोसेफ पुलित्जर की याद में 1917 से शुरू किया गया था। जोसेफ पुलित्जर कौन थे? यूएसए के एक पत्रकार थे, जिन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर शुरू किया था। 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। क्या मिलता है इसमें? सर्टिफिकेट मिलता है, और $1500 की धनराशि मिलती है गिफ्ट में, मतलब पुरस्कार में। और जनसेवा की जो श्रेणी होती है, तो उसमें स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो आप यहाँ सोने का पदक देख रहे हैं ना, ये केवल एक श्रेणी में मिलता है, जनसेवा। जनसेवा यानी पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस के केस में तो आपको ये गोल्ड मेडल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वरना केवल सर्टिफिकेट मिलेगा, और $15,000 की राशि मिलेगी। 1917 से दिया जा रहा है। और अब इन तीनों की बात करते हैं कि भाई इन तीनों को किस लिए मिला है। तो देखिए, इनको ये जो मिला है, ये मिला है, देखिए, एसोसिएट प्रेस, एक न्यूज एजेंसी है, जिसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। ठीक, न्यूयॉर्क बेस्ड है। और ये जो तीनों जो फोटोग्राफर हैं, या फोटोग्राफर पत्रकार हैं, ये तीनों इस न्यूज एजेंसी के लिए कार्य करते थे। और इन्होंने क्या किया था? 370 के बाद, यानी कि जो अनुच्छेद 300 क्या कहते हैं, ये हटा था, अनुच्छेद 370। तो उसके बाद कश्मीर की जो स्थिति थी, और जो वहाँ का जनजीवन था, उसकी इन्होंने फोटोग्राफी की थी। पूरी एक सीरीज थी। उसके लिए इनको ये जो अवार्ड मिला है। और किस कैटेगरी में मिला है? फीचर फोटोग्राफी प्राइज इनको मिला है। फीचर फोटोग्राफी प्राइज ना, 21 कैटेगरी हमने यहाँ देखी थी, उनमें से एक कैटेगरी फीचर फोटोग्राफी, वह इनको मिला है। अब देखिए, किस देश ने नई मुद्रा टोमन को अपनाने का निर्णय लिया है? ठीक, एक नई मुद्रा टोमन इन्होंने डिसाइड की है। देश है ईरान। ठीक, ईरान ने टोमन को किया है। अब क्या जरूरत पड़ गई थी ईरान को? ईरान के पास तो भाई अपनी एक मुद्रा थी ना, रियाल। रियाल थी, तो क्यों क्यों ये चाह रहे हैं? तो देखिए, उसकी वजह है। देखिए, वजह क्या है कि रियाल से ये टोमन की ओर क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक तो इस समय आप देखेंगे कि ईरान पहले से ही परेशान था, अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे। फिर उसके अलावा कोरोना वायरस का जब प्रकोप हुआ है, तो ईरान के अंदर क्या हुआ? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ईरान के अंदर महंगाई बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गई है ना। और जो उनका मुद्रा है, मुद्रा की दर बहुत गिर गई है। यानी कि जो उनकी जो मनी है, जो रियाल है, यानी जो रियाल है,
ये 60% तक डाउन हो गई है नीचे। और उसके अलावा देखिए, क्योंकि जब से कोरोना फैला है तो कच्चा तेल भी नहीं बिक रहा है, और ईरान पूरी तरह से कच्चे तेल के सेल के ऊपर ही निर्भर रहता है ना, क्रूड ऑयल के ऊपर, ठीक, पेट्रोलियम के ऊपर। तो जब ये नहीं बिक रहा है तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जब महंगाई बढ़ गई है तो उससे टेक ओवर करने के लिए इन्होंने सोचा है कि भाई अब रियाल में तो कुछ बचा नहीं है, तो हम टोमन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा टोमन? अभी तो केवल निर्णय ही लिया है, जब टोमन आ जाएगी तो उसका फोटो वगैरह भी देख लेंगे। और अभी की स्थिति यह है कि एक टोमन जो होगा, एक टोमन 10,000 रियाल के बराबर होगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। ठीक, तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। सर्वोच्च नेता हैं सैयद अली हुसैनी खमीनी, ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, सर्वोच्च नेता हैं। झंडा देखिए आप और चिन्ह देख लीजिए। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, हसन रूहानी राष्ट्रपति हैं, लेकिन सर्वोच्च नेता हैं ये अली हुसैनी खमीनी, यानी सैयद अली हुसैनी खमीनी सर्वोच्च नेता हैं। मुद्रा रियाल है, और अब रियाल से ये टोमन करने जा रहे हैं, तो इसका भी हमें याद रखना है। और ये मैप देखिए आप यहाँ का, तेहरान कहाँ है, ये रहा देखिए तेहरान, ठीक, जो राजधानी है। कैस्पियन सी से इसकी क्या कहते हैं, कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा देखिए यहाँ ये आप फारस की खाड़ी देख सकते हैं, यहाँ ओमान की खाड़ी है। उसके अलावा देखिए कई बार ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4-5 आपको देश दे देगा, बताओ इनमें से कौन सा है जो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है या बनाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैप देखते रहिए। उसके अलावा जब भी कुछ न्यूज़ में कुछ चीज़ आएगी तो हम भी आपको समय समय पर मैप दिखाते रहेंगे। अब देखिए अगला आज का आखिरी प्रश्न है कि किस सरकारी कंपनी ने कोविड-19 के बाद अपने खाली पड़े कारखानों के संचालन के लिए विदेशी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? तो वह कंपनी है देखिए भेल। कौन सी कंपनी है भेल? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सॉरी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी है भेल। उसके अलावा देखिए बीईएल क्या है, बीईएल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इन्होंने क्या किया है देखिए, अब कोविड केवल 19 की ही वजह नहीं है, पहले से भी इनके कुछ कारखाने खाली पड़े थे जिनमें कि कार्य नहीं हो रहा था, उत्पादन नहीं हो रहा था। तो इन्होंने भेल ने कहा है कि भैया कुछ विदेशी कंपनियां आएँ और हमारे यहाँ पर आकर उत्पादन करें, तो हम ये चाहते हैं। अब इसका क्या उद्देश्य है, क्या फ़ायदा होगा इससे हमें? देखिए, एक तो हमारा क्या होगा कि मेक इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियां आकर भारत में कार्य करेंगी, तो मेक इन इंडिया का प्रमोशन हो रहा है। उसके बाद भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, वह एफडीआई भी बढ़ जाएगी। ठीक, दो चीज़ों का हमें लाभ मिलने वाला है। इससे क्या होता है, रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि भाई देखो जब कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। उसके अलावा देखिए भेल के बारे में जानते हैं। भेल क्या है? महारत्न कंपनी है। अच्छा, आप कमेंट में बताइए और देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं इस समय, देश के अंदर कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कमेंट में बताना है आपको। और अगर हो सके तो नाम भी बताइएगा। देखिए जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, उससे आपको खुद का भी लाभ मिलेगा, हम तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक, कब स्थापित हुई थी? 1964 में बनी थी। ठीक, उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। दिल्ली में नहीं है, याद रखना है, नई दिल्ली। नई दिल्ली जिला है, दिल्ली राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब आज का आखिरी प्रश्न हो चुका है, और इसी के साथ भैया देखो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा देना, और लाइक शेयर तो चलता ही रहेगा। पीडीएफ के लिए बता दे रहा हूँ, पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन। पीडीएफ की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ना, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फेसबुक पे भी अपडेशन स्थिति मिल जाएगी। और उसके अलावा देखिए कल के प्रश्न के लिए जान लेते हैं कि कल आपको किस प्रश्न का उत्तर देना है। यह प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है कि भैया किस राज्य द्वारा तिरुपति तिरुमाला मंदिर में रेशमी वस्त्र ले जाने के लिए वाहन चालन की विशेष अनुमति दी गई थी? हो सके तो देखिए ये भी जानिएगा कि तिरुपति तिरुमाला किस राज्य में है, तिरुपति तिरुमाला किस राज्य में है। उसके अलावा ये जो रेशमी वस्त्र हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? जो तिरुपति तिरुमाला में जाते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? और इनके वाहन चालन के लिए विशेष अनुमति दी गई है कि ये जो रेशमी वस्त्र यहाँ निर्मित हो रहे हैं, यह मंदिर तक पहुँच रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।